सो हेलो एवरीवन। सो सेक्शन 139 140 अपन ने डिस्कस कर लिया, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड द रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, राइट। अब अपन आ रहे हैं सेक्शन 141 के अंदर, दैट इज एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। तो कौन स्टैट ऑडिटर बन सकता है, कौन स्टैट ऑडिटर्स नहीं बन सकते हैं, और ऐसे कौन से डिसक्वालिफिकेशंस दिए गए हैं एक्ट के अंदर कि ओके बॉस, इफ यू फॉल अंडर दिस वेरी कैटेगरीज यू कैन नेवर बी द स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, सेक्शन 141 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 141 जो बनाया गया है मेनली इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कंपनी का जो स्टैट ऑडिटर है वो बहुत ही ज्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसी हिसाब से सारे के सारे क्वालिफिकेशंस और डिसक्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं। अब सेक्शन 141 आप बुक से तो रीड कर ही लेना, बट साथ ही साथ एक चार्ट हम लोग बनाएंगे और उस चार्ट से पूरा का पूरा सेक्शन 141 डिस्कस करेंगे, जिससे पूरा 141 हमारा बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अब देखिएगा सेक्शन 141 के अंदर ना 4 सबसेक्शंस है, वी हैव 4 सबसेक्शंस। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी पार्ट कि कौन ऑडिटर बन सकता है। सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन कि कौन कौन ऑडिटर्स नहीं बन सकते। एंड सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट द वेकेशन ऑफ ऑफिस कि मान लीजिए आप ऑडिटर बन चुके हो और सब्सिक्वेंटली बाद में आप डिसक्वालिफाइड हो जाते हो तो आपको ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा एज पर सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 141 के 4 सबसेक्शंस हैं। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 जो कि एलिजिबिलिटी की बात करता है, सबसेक्शन 3 जो कि डिसक्वालिफिकेशंस की बात करता है कि कब कब ऑडिटर डिसक्वालिफाइड है, और सबसेक्शन 4 वैकेशन ऑफ ऑफिस की बात करता है कि पहले आप एलिजिबल थे, आपका अपॉइंटमेंट एज ए ऑडिटर हो गया, बट बाद में अगर आप डिसक्वालिफाइड हो गए तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, ऑफिस वैकेट करना पड़ जाएगा। दैट इज सबसेक्शन 4, 141 सबसेक्शन 4। तो 141 सबसेक्शन 1 कहता है सबसे पहले कि टू बिकम ए ऑडिटर ए पर्सन शुड बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द ICAI, a member of the ICAI. तो subsection 1 simply says that any individual who is a chartered accountant, and obviously he should be in practice, any individual who is a chartered accountant and obviously he should be in practice, he is eligible to become a stat auditor of the company. Subsection 2 बात करता है फर्म की कि एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी ऑडिटर्स बन सकती है। टू बिकम द ऑडिटर्स एदर यू शुड बी इंडिविजुअल और ए फर्म। कंपनी तो हम खोल नहीं सकते, कंपनी खोलकर तो हम ऑडिट फंक्शंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। तो एक फर्म भी क्या कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। एंड दिस फर्म इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूड्स द LLPs। तो आज के टाइम में LLPs को परमिट किया गया है, दैट LLP इज अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, जहां CS भी होंगे, CS भी होंगे, बाकी प्रोफेशनल्स के लोग भी होंगे, रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स भी होंगे। तो एक LLP भी क्या कर सकती है, ऑडिट कर सकती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर आप देखोगे तो LLP को मना किया हुआ है, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि LLP भी ऑडिट कर सकती है। तो हम कंपनीज एक्ट को फॉलो करेंगे बिकॉज कंपनीज एक्ट ज्यादा पावरफुल है, राइट। लेकिन LLP के अंदर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अब देखो LLP के अंदर तो प्रोफेशनल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स होंगे, CA भी होंगे, बाकी डिग्री के लोग भी होंगे। तो बोला है कि मेजॉरिटी ऑफ पर्सन शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ पर्सन शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करेगा ही शुड बी अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। So that is a small condition they have let down कि majority of person should be a chartered accountants and जो भी रिपोर्ट साइन करेगा he should be a chartered accountant. सब सेक्शन 3 के अंदर डिसक्वालिफिकेशंस की लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन डिसक्वालिफाइड है, कब कब ऑडिट आप नहीं कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सब सेक्शन 4 वैकेशन ऑफ ऑफिस की बात की गई है। अब देखना मेनली अपने को सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 ही डिकोड करना है कि कौन कौन ऑडिट नहीं कर सकता। 141 सबसेक्शन 3 is to be read with companies audit and auditor rules 2014, right? Section 141 subsection 3 is to be read with the companies audit and auditor rules. इसे हमें रीड करना है with companies audit and auditor rules. इसे अपने को रीड करना है with companies audit and auditor rules. एंड इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो मेनली रूल 10 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स। अब देखिएगा सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के डिसक्वालिफिकेशन में परेशानी क्या आएगी। जब आप पूरा 141 सबसेक्शन 3 रेफर करोगे तो उसके अंदर मल्टीपल क्लॉजेस है। क्लॉज A से स्टार्ट होता है, क्लॉज I तक जाता है, क्लॉज A से स्टार्ट होता है, क्लॉज I तक जाता है, यानी ABCDEFGHI, कुल मिला के 9 डिसक्वालिफिकेशन है वहां पे। अब आप जब डिसक्वालिफिकेशंस को स्टडी करोगे ना तो डिसक्वालिफिकेशंस को माइन्यूटली स्टडी करने से पता चलेगा कहीं डिसक्वालिफिकेशंस इस प्रकार के दिए हैं कि अगर आप इस कैटेगरी में फंस जाओ तो आप कभी ऑडिट कर ही नहीं सकते। कहीं डिसक्वालिफिकेशंस इस प्रकार का दिया है कि अगर आप एक पार्टिकुलर कंपनी के अंदर डिसक्वालिफाइड हो गए
और कहीं डिस्क्वालिफिकेशन इस प्रकार के दिए हैं कि आप कंपनी और उसकी पूरी की पूरी चेन में डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। फॉर एग्जांपल कंपनी में भी डिस्क्वालिफाइड हो गए, उसकी होल्डिंग कंपनी में भी डिस्क्वालिफाइड हो गए, उसकी सब्सिडरी कंपनी में डिस्क्वालिफाइड हो गए, एसोसिएट कंपनी में डिस्क्वालिफाइड हो गए। तो डिस्क्वालिफिकेशन के अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो प्रैक्टिकली हम तो क्लॉज वाइज स्टडी कर रहे होते हैं और लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन किस चीज के लिए था। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सारे क्लॉजेस की इन डेप्थ स्टडी करके आपके लिए कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। आई हैव डिवाइडेड द डिस्क्वालिफिकेशंस इनटू 3 कैटेगरीज। तो इससे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहला यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस, कि अगर आप इस कैटेगरी में फंस गए तो आप किसी कंपनी को ऑडिट कर ही नहीं सकते हो। दूसरा डिस्क्वालिफिकेशंस इन द कंपनी, कि सिर्फ एक स्पेसिफिक कंपनी की बात हो रही है कि इन दिस कंपनी यू आर डिस्क्वालिफाइड, सिर्फ उस कंपनी की बात हो रही है, उसकी चेन की भी बात नहीं हो रही, उसकी होल्डिंग की भी बात नहीं हो रही, उसके सब्सिडी की भी बात नहीं हो रही, एसोसिएट कंपनी की भी बात नहीं हो रही। और तीसरा जहां पे कंपनी की बात हो रही है और साथ ही साथ जो ग्रुप कंपनीज है कंपनी की, उनकी बात हो रही है। तो हमने पूरे के पूरे डिस्क्वालिफिकेशन को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है। तो अगर आप इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से पढ़ोगे तो आपके लिए 141 सबसेक्शन 3 बेहद आसान होने वाला है। क्लियर है? तो एक एक कैटेगरी पर अपने को फोकस करना है। सबसे पहले यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस, द कैटेगरी ऑफ यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। तो यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशंस के अंदर 4 पॉइंट है। आपको सब क्लॉजेस नंबर याद नहीं रखने, 141 सबसेक्शन 3 याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एग्जाम के अंदर आप इतना ही लिख के आओगे, एज पर 141 सबसेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रेड विद द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014, और उसके बाद अपने आंसर को फ्रेम करके आओगे। ठीक है? और पूरे डिस्क्वालिफिकेशंस को आपने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया सर। सबसे पहला कैटेगरी है यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब यहां डिस्क्वालिफाइड हो गया ना, तुम किसी कंपनी में ऑडिट कर ही नहीं सकते, किसी भी कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकते, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर किसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। तो ये कौन सा डिस्क्वालिफिकेशंस है? पहला बॉडी कॉर्पोरेट, प्रैक्टिकली लॉजिकल है। इंडिविजुअल, अगर आपको ऑडिट करना है तो या तो आपको इंडिविजुअल होना होगा सबसेक्शन 1 के हिसाब से, या तो सबसेक्शन 2 के हिसाब से फर्म होना होगा। प्रैक्टिकली इंडिविजुअल या फर्म के अलावा किसी और कैटेगरी में जाते हो तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। तो यहां पे क्या यूज कर दिया? बॉडी कॉर्पोरेट। तो प्रैक्टिकली इफ यू आर फॉर्मिंग ए कंपनी, अगर आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया है तो इन दैट केस आप कभी भी डिस्क्वालीफाई, आप हमेशा डिस्क्वालीफाइड हो, आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। कोई भी कंपनी कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, सर बॉडी कॉर्पोरेट क्यों यूज किया, कंपनी यूज क्यों नहीं किया? तो एक रीजन आपको बता दूं कि जब हम कंपनीज की बात करते हैं तो कंपनीज का मतलब होता है ओनली द कंपनीज रजिस्टर्ड इन कंपनीज एक्ट इन इंडिया, वो कंपनियां जो इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जब हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात करते हैं, दैट ऑल्सो इंक्लूड फॉरेन कंपनीज। कंपनी के डेफिनेशन में ना कभी भी फॉरेन कंपनी नहीं आता, आपको पता नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कंपनी के डेफिनेशन में कभी फॉरेन कंपनी नहीं आता, सिर्फ इंडियन कंपनी आता है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइड टर्म है, इसके डेफिनेशन में इंडियन कंपनी भी आता है, फॉरेन कंपनी भी आता है, या कोई भी दूसरा फॉर्म एओपी, बीओआई, ये सब चीज बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट यूज करने का मतलब है इन लोगों ने फॉरेन कंपनीज को भी कवर कर लिया कि इंडियन कंपनीज भी डिस्क्वालिफाइड है और फॉरेन कंपनीज भी डिस्क्वालिफाइड है। अब बॉडी कॉर्पोरेट में वैसे तो ना एलएलपीज भी आता है। कौन आता है? एलएलपीज। लेकिन एलएलपीज को हमने स्पेसिफिक परमिशन दे रखा है ऊपर टू बी द ऑडिटर्स, यानी यहां जब हम बॉडी कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, दिस एक्सक्लूड्स एलएलपीज। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस एक्सक्लूड्स एलएलपीज। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। अब अगर एक बंदा किसी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी कंपनी में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप सोच के देखो यार, अगर एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी होता तो समझ में आता कि ठीक है यार, ही कैन गिव सम टाइम फॉर हिज ऑडिट प्रैक्टिसेस। बट अगर एक बंदा फुल टाइम एम्प्लॉय में है, उसका पूरा डेडिकेशन एक कंपनी की तरफ है, देन प्रैक्टिकली वो ऑडिट जैसा सिग्निफिकेंट चीज को क्या नहीं कर पाएगा? जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, यूजर्स के एक्सपेक्टेशंस को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। सो इसलिए फुल टाइम एम्प्लॉय को डिस्क्वालीफाई कर दिया। अगला पॉइंट, कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड। अगर आप कभी भी कन्विक्ट हो जाते हो, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी कन्विक्ट हो जाता है फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, कि उसने फ्रॉड किया है, तो वो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। 10 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा सर? डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है? तो कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड 10 ईयर्स के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्लॉज का लैंग्वेज देखना एक बार अपने को। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज, एक क्लॉज नंबर है अपना, क्लॉज नंबर H। ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. A period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. तो जिस दिन आपको कन्विक्ट किया गया है उस दिन से 10 साल तक का क्या रहेगा? डिस्क्वालिफिकेशन रहेगा। तो 10 years का क्या है यहाँ पे? डिस्क्वालिफिकेशन है इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड अंडर फ्रॉड। चौथा पॉइंट है, अगर आपने 20 से ज्यादा ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एक सीलिंग लिमिट डिफाइन किया गया है।
अंडर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी एक सीलिंग लिमिट डिफाइन किया गया है कि एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पे स्टैट ऑडिट्स की बात हो रही है, टैक्स ऑडिट्स की बात नहीं हो रही है। टैक्स ऑडिट के लिए अलग लिमिट है 60, कॉस्ट ऑडिट्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ स्टैट ऑडिट्स की बात हो रही है। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 ऑडिट्स एक्सेप्ट कर सकती है। अगर एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, अगर एक फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और मान लीजिए फर्म के अंदर 4 पार्टनर्स हैं, तो इन दैट सिचुएशन कितना सीलिंग हो गया टोटल? 80। कितना सीलिंग हो गया टोटल? 80, राइट। अब एक सीलिंग लिमिट क्यों इंपोज किया? क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करने के लिए कि अगर मान लीजिए सानिध्य सराफ 100 कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है, बिकॉज सानिध्य सराफ का बहुत डिमांड है, उसको 100 से ज्यादा कंपनी का ऑफर आया और मैंने सबको ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, तो प्रैक्टिकली यार मेरे पास वो 365 डेज है, प्रैक्टिकली मेरे पास वो 365 डेज है। हाउ कैन आई जस्टिफाई दैट क्वालिटी? सो दैट इज वाई एक सीलिंग लगाया गया कि आप मैक्सिमम 20 कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन फिर एक दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? सर यूनिफॉर्मली सारे सीए के लिए 20 लिमिट लगाना सही नहीं है। किसी के पास पब्लिक कंपनीज का ऑडिट होगा, किसी के पास छोटे मोटे स्मॉल कंपनीज का भी ऑडिट होगा, किसी के पास डोरमेंट कंपनीज का भी ऑडिट होगा। अब प्रैक्टिकली एक बंदे के पास सिर्फ डोरमेंट कंपनी का ऑडिट है और आपने 20 की सीलिंग में उसे कवर कर लिया, तो आप सोच के देखो यार वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, उसको क्या ऑडिट फीस मिलेगा? ऑन द अदर हैंड एक दूसरा बंदा है जिसके पास 20 पब्लिक कंपनीज का ऑडिट है और 20 पब्लिक कंपनी का ऑडिट अपने आप में इतना वॉल्यूमनस है कि वहां भी क्वालिटी अफेक्ट होगा और वो खूब कमा रहा है मजे से। तो लॉ मेकर को लगा कि यार यहां पे गलती हो गई। जब हमने ऑडिट ऑफ ग्रेटर देन 20 कंपनीज बोला कि अगर 20 से ज्यादा कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर लेता है कोई बंदा, वो डिस्क्वालिफाइड है, तो हमसे एक गलती हो गई। तो लॉ मेकर ने कुछ एक्सेप्शंस रेज करे, कुछ एक्सेप्शंस इंसर्ट करे। बोला है 20 की लिमिट को काउंट करते हुए इन कंपनीज के ऑडिट को हम काउंट नहीं करेंगे। पहला 1% कंपनीज का ऑडिट। अगर अपने पास 1% कंपनी का ऑडिट है, ओपीसी का ऑडिट है, जिनको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे 20 के सीलिंग में। यानी मेरे पास 100 ओपीसी का ऑडिट हो चलेगा। दूसरा स्मॉल कंपनीज का ऑडिट, जिनको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 85 के अंदर। तो स्मॉल कंपनीज आर बेसिकली द प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो स्मॉल कंपनीज आर नॉर्मली द प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होता, राइट। तो स्मॉल कंपनीज को भी एक्सक्लूड किया गया है कि यार ये छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं, इनको क्या काउंट करेंगे इस लिंक के अंदर। तो अगर अपन स्मॉल कंपनीज का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसे भी 20 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। तीसरे डोरमेंट कंपनीज जो कि डिफाइंड होती है अंडर सेक्शन 455 ऑफ द एक्ट, जो प्रैक्टिकली कोई भी एक्टिव बिजनेस नहीं करती है, जिनको हम इनएक्टिव कंपनीज बोलते हैं। तो अगर डोरमेंट कंपनीज का भी ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो भी 20 के सीलिंग में काउंट नहीं होगा। और चौथा, उन प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। उन प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। द ऑडिट ऑफ दोज प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपीज से कम है, तो उनको भी हम 20 की सीलिंग में काउंट नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसके 4 एक्सेप्शंस हैं। पहला 1% कंपनी, दूसरा स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, चौथा प्राइवेट कंपनी हैविंग ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ लेस देन 100 करोड़। तो वो अगर क्वेश्चन में एक फर्म देता है और फर्म के 3 पार्टनर्स बता देता है, तो हर एक पार्टनर का ऑडिट वो स्पेसिफाई करेगा कि एक पार्टनर ने ऑलरेडी 10 ऑडिट एक्सेप्ट किया हुआ है, एक पार्टनर ने 10 किया हुआ है, एक पार्टनर ने 8 किया हुआ है। फिर बताएगा कि अब इतने सारे और ऑडिट्स का ऑफर है, इतने 1% कंपनीज का ऑफर है, इतने स्मॉल कंपनीज का ऑडिट का ऑफर है, इतने डोरमेंट कंपनीज का ऑडिट का ऑफर है, इतने प्राइवेट कंपनीज के ऑडिट का ऑफर है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 110 करोड़ है, इतने प्राइवेट कंपनीज का ऑडिट का ऑफर है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 90 लाख रुपीज है, इतने पब्लिक कंपनीज का ऑडिट का ऑफर है। तो आपको पता है कि सारी पब्लिक कंपनीज को तो काउंट कर ही लेना है, 1% कंपनीज को बाहर कर देना है, स्मॉल कंपनीज को बाहर कर देना है, डोरमेंट कंपनीज को बाहर कर देना है, और जो भी प्राइवेट कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, इसे भी बाहर कर देना है। एंड अकॉर्डिंगली क्या करनी है सर, अपने को काउंट करना है कि वो 20 के सीलिंग में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 20 की लिमिट को एक्सीड कर गया तो फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा वहां पे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन। यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन। अगला कैटेगरी है डिस्क्वालिफिकेशन इन द कंपनी। अब देखो ये कैटेगरी बहुत मजेदार है। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर क्या बोला गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस कंपनी में आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई रिश्तेदार या फिर आपका कोई एम्प्लॉय या कोई ऐसा व्यक्ति ऑलरेडी कंपनी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपका इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस कंपनी से इन्फ्लुएंस्ड है, बायस्ड है, इसलिए हम उस व्यक्ति को उस कंपनी को ऑडिट नहीं करने देंगे। तो यहां पे रेस्ट्रिक्शंस कंपनी के ऊपर है कि उस कंपनी को ऑडिट नहीं करने देंगे, बट बाकी जितनी भी कंपनीज हैं पूरे देश के अंदर उनको ऑडिट्स एक्सेप्ट किया जा सकता है।
ठीक है, बाकी जितनी भी कंपनीज हैं देश के अंदर उनका ऑडिट्स एक्सेप्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1 है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का ऑफिसर या किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय, मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, किसी भी कंपनी का ऑफिसर या किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो इन दैट सिचुएशन वो उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। रिलायंस का कोई एम्प्लॉय जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है वो रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन टाटा का ऑडिट कर सकता है एज पर दिस वेरी क्लॉज, राइट। रिलायंस का कोई ऑफिसर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकता, बट किसी और कंपनी का ऑडिट कर सकता है एज पर दिस वेरी क्लॉज, बिकॉज रिलायंस को उनका इंडिपेंडेंस हार्म होगा। लेकिन अपने को एक चीज और देखना पड़ेगा, यहां पे एम्प्लॉय के अंदर भी ऑब्वियस सी चीज है, यहां पे प्रैक्टिकली सिर्फ पार्ट टाइम एम्प्लॉय की बात हो रही है। बिकॉज अगर बंदा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो ऑलरेडी वो यूनिवर्सल डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, फिर तो वो किसी कंपनी में ऑडिट एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, और किसी कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट में बोला है पार्टनर या एम्प्लॉय ऑफ वन, यानी पार्टनर या एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो ये जो ऑफिसर्स हैं या ये जो एम्प्लॉयज हैं, इनके जो पार्टनर्स हैं और इनके जो एम्प्लॉयज हैं, प्रैक्टिकली क्या होगा, ये भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो एक कंपनी का एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का एक पार्टनर है, या कंपनी का ऑफिसर है, उस ऑफिसर का जो पार्टनर है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ऑफिसर ने बोला मैं खुद तो क्या नहीं कर सकता, ऑडिट नहीं कर सकता, मेरे पार्टनर को ऑडिटर बना देता हूं कंपनी का। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि वो जो पार्टनर है वो भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा, तो उसको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। तीसरा पॉइंट है रिलेटिव इज अ डायरेक्टर, कंपनी का जो इंडिविजुअल का रिलेटिव है वो कंपनी का डायरेक्टर है या केएमपी है कंपनी में, की मैनेजर पर्सनल है। फॉर एग्जांपल सानिध्य सराफ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सानिध्य सराफ की वाइफ रिलायंस में डायरेक्टर है। तो अगर सानिध्य सराफ की वाइफ रिलायंस में डायरेक्टर है तो प्रैक्टिकली क्या नहीं हो सकता, सानिध्य सराफ ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस कंपनी का। बिकॉज आप सोच के देखो कि यार अगर मैं रिलायंस के खिलाफ वहां पे एडवर्स रिपोर्टिंग करने जाऊंगा तो वहां पे मुझे घर पे खाना नहीं मिलने वाला है, मेरी वाइफ उस कंपनी में डायरेक्टर है, राइट। मेरी वाइफ क्या है, उस कंपनी में डायरेक्टर है। या फिर की मैनेजर पर्सनल इन द कंपनी, तो केएमपी डिफाइन है सेक्शन 2+51 के अंदर, जो हम लोग डायरेक्टर्स के चैप्टर में देखते हैं, की मैनेजर पर्सनल, जिसके अंदर कंपनी का एमडी आता है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, सीईओ आता है, सीएफओ आता है, सीएस आता है, कंपनी सेक्रेटरी। तो अगर मेरी वाइफ कंपनी की एमडी है, सीईओ है, सीएफओ है, कंपनी सेक्रेटरी है, तब भी मैं उस कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर रिलेटिव क्या है, डायरेक्टर है या केएमपी है कंपनी का, तब भी मैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। अब यहां पे देखो दो बातें ध्यान रखने की है सर। मैंने बोला कंपनी का जो ऑफिसर है, एम्प्लॉय है, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, या ऑफिसर या एम्प्लॉय का जो पार्टनर है, एम्प्लॉय है, वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, या फिर मेरा जो रिलेटिव है वो कंपनी का डायरेक्टर है या केएमपी है तो कंपनी का ऑडिट मैं नहीं कर सकता। लेकिन प्रैक्टिकली यहां पे अगर मान लीजिए यहां पे मैं कहता हूं आपसे कि मेरी वाइफ रिलायंस में डायरेक्टर है, तो ठीक है मैं टाटा का ऑडिट कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन रिलायंस की जो सब्सिडरी कंपनी होगी, क्या मैं उसमें ऑडिटर बन सकता हूं? रिलायंस की जो एसोसिएट कंपनी होगी, क्या मैं उसमें ऑडिटर बन सकता हूं? रिलायंस की अगर कोई होल्डिंग कंपनी होगी, क्या मैं उसमें ऑडिटर बन सकता हूं? अब सर यहां पे एक डिलेमा आता है। डिलेमा क्या आता है? लॉजिकली अगर देखें तो भैया सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना। तो प्रैक्टिकली अगर मेरी वाइफ रिलायंस में डायरेक्टर है तो मैं रिलायंस में ऑडिटर नहीं बन सकता, बट एट द सेम टाइम अगर उसके सब्सिडरी का भी ऑडिटर बन जाता हूं तब भी कहीं ना कहीं मेरा इंडिपेंडेंस क्या होने वाला है, कॉम्प्रोमाइज होने वाला है एज पर द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। लेकिन एक होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जिसमें कहा गया है कि लॉ में जो लिखा है आप उसको वही रीड करें, जैसा लिखा है आप उसको वैसा रीड करें। तो अगर आप लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉलो करोगे तो वहां पे बोला हुआ है कंपनी, कंपनी बोलकर चुप हो गए, रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और केएमपी इन द कंपनी, तो कंपनी बोलकर चुप हो गए। लॉ मेकर को स्पेसिफाई करना चाहिए था कंपनी के साथ होल्डिंग सबसी एसोसिएट, बाकी क्लॉजेस उन्होंने स्पेसिफाई करा है। तो एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, डिस्क्वालिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू द सब्सिडरी, टू द होल्डिंग, टू द एसोसिएट। दैट डिस्क्वालिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू द कंपनी एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यानी यहां पे दो व्यूज हैं, एक लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का व्यू है और एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का व्यू है। एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करूंगा आप दोनों व्यूज लिख कर आए। अगर एमसीक्यू पूछा जाता है तो लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ फॉलो करें। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी, ऑफिसर और एम्प्लॉय इन द कंपनी, पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय इन द कंपनी, रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और केएमपी इन द कंपनी।
तो यहां पे ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, क्या यह होल्डिंग सबसी एसोसिएट उनमें लगेगा? तो अगेन हम बात करें एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करें द आंसर इज नो, इनमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा, डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ कंपनी में लगेगा। लेकिन अगर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात करें तो क्योंकि यहां पे इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, द आंसर शुड बी यस, यहां पे भी डिस्क्वालिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, यहां पे भी डिस्क्वालिफिकेशन आना चाहिए। अब यहां पे रिलेटिव कौन है? हु इज द रिलेटिव ऑफ द कंपनी, हु इज द रिलेटिव ऑफ ए इंडिविजुअल? तो सेक्शन 2 क्लॉज 77 के अंदर रिलेटिव को भी डिफाइन किया गया है कि रिलेटिव कौन है। सेक्शन 2 क्लॉज 77 के अंदर रिलेटिव को भी सर डिफाइन किया गया है कि रिलेटिव कौन है। आगे जाके आप डेफिनेशन रीड करिएगा एक बार, तो बोला है कि एक तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ दे आर रिलेटिव्स, एक हस्बैंड एंड वाइफ दे आर रिलेटिव्स, एक मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आर रिलेटिव्स और एक हस्बैंड एंड वाइफ आर रिलेटिव्स। उसके अलावा नॉर्मली उन्होंने ना एक जनरेशन ऑफ रिलेटिव्स को कवर किया, वन जनरेशन, दे हैव नॉट गॉन टू ए डबल जनरेशन। सेम जनरेशन मतलब मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा भाई बहन बीवी, मम्मी पापा भाई बहन। दे हैव नॉट गॉन टू नाना नानी, दे हैव नॉट गॉन टू दादा दादी, दे हैव नॉट गॉन टू पोता पोती। तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो डेफिनेशन में क्या कवर्ड है? इंडिविजुअल हिमसेल्फ, रिलेटिव्स में उसकी वाइफ मतलब जो भी उसका स्पाउस है या उसका हस्बैंड, मदर फादर सन डॉटर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, प्लस उन लोगों ने क्या कवर किया है? स्टेप को कवर किया है। किसको कवर किया है? स्टेप को कवर किया है कि किसी की मदर नहीं है तो स्टेप मदर है, उसको भी कवर कर लिया। किसी के फादर नहीं है, स्टेप फादर, उनको भी कवर कर लिया। भाई नहीं है, स्टेप ब्रदर कवर कर लिया, राइट। बहन नहीं है, स्टेप सिस्टर कवर कर लिया, स्टेप सन कवर कर लिया। तो उन्होंने स्टेप को कवर किया है। मगर अब जब आप डेफिनेशन को देखोगे तो उसमें मजे की बात यह है, दे हैव कवर्ड स्टेप मदर, दे हैव कवर्ड स्टेप फादर, दे हैव कवर्ड स्टेप ब्रदर, दे हैव कवर्ड स्टेप सिस्टर, दे हैव कवर्ड स्टेप सन, बट दे हैव नॉट कवर्ड स्टेप डॉटर। They have not covered step daughter, यानी step daughter will not fall in the definition of relative। एक तो बेटी ऑलरेडी पराई होती है, ऊपर से step daughter है और पराई है, तो रिलेटिव में नहीं कवर करेंगे, सिर्फ याद रखने के लिए है, भावनाओं में मत लेना। ठीक है, तो step daughter को रिलेटिव में कवर नहीं किया। उसके अलावा सिर्फ ब्रदर सिस्टर को कवर किया, ब्रदर सिस्टर के स्पाउसेस को कवर नहीं किया, बिकॉज आज के जमाने में हमें उनसे इतना मतलब नहीं होता, यानी भाभी एंड जीजू को उन्होंने रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर नहीं किया। दे हैव नॉट कवर्ड भाभी एंड जीजू इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, यानी ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर हस्बैंड। तो प्रैक्टिकली आप रिलेटिव का डेफिनेशन देखोगे तो याद रखिएगा सिर्फ एक जनरेशन की बात हो रही है, दादा दादी पोता पोती नहीं बात हो रही है, नाना नानी बात नहीं हो रही है। स्टेप में स्टेप डॉटर इंक्लूड नहीं हो रही है, ब्रदर सिस्टर इंक्लूड हो रही है बट उनके स्पाउसेस इंक्लूड नहीं हो रहा है। क्लियर है? यानी एग्जाम में वो आपसे पूछे कि योर वाइफ इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, यू आर डिस्क्वालिफाइड। Your mother is a director in the company, you are disqualified. Your stepmother is a director in the company, you are disqualified. Your stepbrother is a director in the company, you are disqualified. Your stepson is a director in the company, you are disqualified. Your stepdaughter is a director in the company, you are not disqualified. क्लियर है? तो रिलेटिव का डेफिनेशन को भी साथ में क्या करना है सर, अपने को ध्यान रखना है। ये था अपना सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, कैटेगरी ऑफ द कंपनीज प्लस ग्रुप कंपनीज, कंपनीज प्लस ग्रुप कंपनीज। तो ये वो डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स है जहां अब कंपनी के साथ स्पेसिफिकली लॉ मेकर ने बोला है कि भैया कंपनी के साथ उसकी होल्डिंग कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई करो, कंपनी के साथ उसकी सब्सिडरी कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई करो, उसके एसोसिएट कंपनी में भी डिस्क्वालीफाई करो। तो इस पर्टिकुलर चेन के अंदर आप देखोगे 3 पॉइंट है। यहां मैंने क्लॉज नंबर्स भी स्पेसिफाई किया है, बिकॉज ये 3 क्लॉजेस मैं स्पेसिफाई करता हूं कि याद रख लीजिए। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी ई एफ, हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। क्लॉज एफ बहुत सिंपल है, बोला है कि अगर एक इंडिविजुअल या एक सीए फर्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शन 144 सर्विस रेंडर करती है, क्या करती है? सेक्शन 144 सर्विस रेंडर करती है, चाहे कंपनी को रेंडर करें या उसके होल्डिंग को रेंडर करें या उसके सब्सिडरी को रेंडर करें, वी आर डिस्क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर्स। तो अगर एक कंपनी, अगर एक सीए फर्म या फिर एक इंडिविजुअल सेक्शन 144 में दिए गए सर्विसेज रेंडर करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कंपनी को रेंडर करती है या कंपनी के होल्डिंग कंपनी को रेंडर करती है या कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को रेंडर करती है, तो डिस्क्वालिफिकेशन है। कंपनी को भी रेंडर करा तो होल्डिंग में भी डिस्क्वालिफिकेशन होगा, सब्सी में भी होगा, होल्डिंग में भी रेंडर करा तो कंपनी में होगा, सब्सी में होगा, डिस्क्वालिफिकेशन है। और 144 के सर्विसेज अगर आप देखेंगे, सेक्शन 144 की सर्विसेज अगर आप मेनली देखेंगे तो 144 के अंदर सारी की सारी कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं, मोस्टली कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज आती हैं, अकाउंटेंसी सर्विसेज आती हैं, देन इंटरनल ऑडिट सर्विसेज आता है, राइट।
तो अगर आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो किसी भी प्रकार का, अगर आप अकाउंटेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप इंटरनल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप एक्चुअरियल साइंस के सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एक्चुअरियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो नॉर्मली ये सारी सर्विसेज आती हैं, ऑल द काइंड्स ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज, अकाउंटेंसी सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, एक्चुअरियल सर्विसेज। यानी आप कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, कंपनी के होल्डिंग की अकाउंटेंसी कर रहे हो तब भी ऑडिट नहीं कर सकते, ना होल्डिंग का, ना कंपनी का, ना सब्सिडी का। तो 144 का पूरा सर्विसेज का लिस्ट है कि क्या क्या प्रोहिबिटेड सर्विसेज है, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं, सेक्शन 144 की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टू द कंपनी या होल्डिंग या सब्सिडरी, तो वी आर डिस्क्वालिफाइड, एंड इफ वी आर डिस्क्वालिफाइड वी हैव टू वैकेट द ऑफिस अंडर 141 सबसेक्शन 4। और 144 के सर्विसेज में वो पूरा नॉर्मली कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, एक्चुअरियल हो गया, जिसको याद करने का अपन ने एक फॉर्मूला भी बना रखा है एड्स, वो सारा कुछ आता है। उसके बाद जो क्लॉज नंबर ई है, जो क्लॉज नंबर ई है, मैं रिवर्स में जा रहा हूं, पहले एफ किया, फिर ई किया, फिर डी करेंगे। अगर एक पर्सन या उसका फर्म, अगर एक पर्सन या सीए फर्म बिजनेस रिलेशनशिप प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं अभी क्लॉज ई में नहीं आएंगे, काम करेंगे पहले क्लॉज डी में जाएंगे, उसका एक रीजन है, क्लॉज डी में जाएंगे पहले। अब क्लॉज डी में क्या बोला है देखना, अगर एक इंडिविजुअल या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, याद रखिएगा यहां पे 3 लोग कवर्ड है, इंडिविजुअल खुद भी कवर्ड है, या इंडिविजुअल का रिलेटिव कवर्ड है, या इंडिविजुअल का पार्टनर कवर्ड है। इंडिविजुअल खुद कवर्ड है, या इंडिविजुअल का रिलेटिव कवर्ड है, या इंडिविजुअल का पार्टनर कवर्ड है, ठीक है। और यहां ग्रुप कंपनीज में कौन कौन कवर्ड है ये भी देख लीजिए। कंपनी कवर्ड है, कंपनी की होल्डिंग एक लेवल ऊपर, कंपनी के सब्सिडी एक लेवल नीचे, कंपनी के एसोसिएट, यानी कंपनी के 2 लेवल्स नीचे एक लेवल ऊपर, कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडी, कंपनी के एसोसिएट। आप याद रखिए CHS से, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, राइट। और साथ ही साथ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग भी कवर्ड है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। तो कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, ये सारे कवर्ड है। और 3 लोग हैं इंडिविजुअल रिलेटिव पार्टनर। अब क्या बोला है, अगर इंडिविजुअल रिलेटिव या पार्टनर, मैं इंडिविजुअल हूं, मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई रिश्तेदार या मेरा फर्म का पार्टनर, अगर मेरा कंपनी में या होल्डिंग में या उसकी सब्सिडरी में या एसोसिएट में कोई सिक्योरिटी का होल्डिंग है, कोई सिक्योरिटी का होल्डिंग है, मैं सिक्योरिटी होल्ड करता हूं, शेयर्स होल्ड करता हूं, डिबेंचर्स होल्ड करता हूं, म्यूचुअल फंड्स होल्ड करता हूं, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। डिस्क्वालिफिकेशन कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट सब्सिडी ऑफ होल्डिंग पूरे चेन में चलेगा। या फिर मेरा या मेरे रिलेटिव का या मेरे पार्टनर का इनडेप्थनेस है कंपनी की तरफ या होल्डिंग की तरफ या सब्सिडी की तरफ या उसके एसोसिएट की तरफ या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग की तरफ, और वो इनडेप्थनेस का अमाउंट 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, कितना 5 लाख रुपीज से ज्यादा है, तब भी मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। तो मैं इंडिविजुअल, मेरा रिलेटिव या मेरा पार्टनर, अगर मेरा या मेरे रिलेटिव का या मेरे पार्टनर का या हम तीनों का एग्रीगेट बेसिस में इनडेप्थनेस है कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडी में, एसोसिएट में या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग में, और इनडेप्थनेस का लिमिट 5 लाख एक्सीड हो रहा है, तब भी मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा, बिकॉज मेरा इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और तीसरी चीज है गारंटी, इंडेप्थनेस तो नहीं है बट गारंटी दे रखा है कंपनी के लिए, गारंटी दिया हुआ है, तो गारंटी का लिमिट अगर 1 लाख रुपया से ज्यादा है, 1 लाख रुपए से ज्यादा है, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज है सिक्योरिटी, अगर मैं कंपनी का सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा हूं, या कंपनी की होल्डिंग का या सब्सिडी का या एसोसिएट का या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग का सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा हूं, तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा। या मेरा रिलेटिव अगर सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा है तो मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा, या मेरा पार्टनर अगर कोई सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा है तब भी मैं डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा सिक्योरिटी के अंदर भी इंडिविजुअल या पार्टनर के लिए तो बोला ठीक है भैया, सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा तो डिस्क्वालिफाइड हो जाऊंगा, कोई भी सिक्योरिटी, एनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, इवन अ सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू ₹10, इवन अ सिंगल इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹10, देन ऑल्सो आई एम डिस्क्वालिफाइड। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम यह आया कि रिलेटिव्स को लेकर झगड़ा हुआ, बोला कि मेरा खुद का सिक्योरिटी का होल्डिंग है कंपनी में या उसकी चेन में, डिस्क्वालिफिकेशन है, समझ में आता है, मेरे फर्म का पार्टनर का होल्डिंग है, डिस्क्वालिफिकेशन है, समझ में आता है, ठीक है। लेकिन आप रिलेटिव्स को कैसे कर्टेल करोगे? प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम सबको पता है कि आज के टाइम पे हमारे रिलेटिव्स से इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स भी नहीं होते हैं। अगर कोई रिलेटिव्स कंपनी का कोई सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा है, आप सोच के देखो कि मेरा भाई यूएसए में बैठा है और वो रिलायंस का एक शेयर लेके बैठ गया और मैं रिलायंस का ऑडिट नहीं कर पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मेरा भाई यूएसए में बैठा है और रिलायंस का शेयर होल्ड करके बैठा है और मैं उसकी वजह से रिलायंस का ऑडिट नहीं कर पा रहा, और प्रैक्टिकली मुझे क्या पता होगा मेरे इतने लंबे चौड़े लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स में कौन कहाँ का सिक्योरिटी होल्ड करके बैठा है, और मैं वहां का ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
तो रिलेटिव वाला पॉइंट थोड़ा सा रिजिड है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसलिए रिलेटिव के केस में ना प्रोवाइजो में एक एक्सेप्शन इंसर्ट किया लॉ मेकर ने। बोला रिलेटिव चाहे तो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। रिलेटिव चाहे तो होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज। तो रिलेटिव सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है अप टू ए फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज, लेकिन ये एक्सेप्शन सिर्फ कंपनी के केस में है, इन द कंपनी है। और ये एक्सेप्शन जो है 1 लाख रुपए का जो हमने बात किया है, ये सिर्फ फेस वैल्यू को लेकर है, मार्केट वैल्यू को लेकर नहीं है। तो रिलेटिव होल्ड कर सकता है सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज इन द कंपनी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपए फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। एग्जाम में आपको मार्केट वैल्यू से ट्रैप करने का कोशिश करेगा। अब सवाल उठता है कि सर अगर रिलेटिव का जो सिक्योरिटी का होल्डिंग है वो 1 लाख रुपए एक्सीड हो गया तो ठीक है, 1 लाख रुपए तक है, ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1 लाख रुपए तक का होल्डिंग चलेगा। बट अगर रिलेटिव का सिक्योरिटी का होल्डिंग 1 लाख रुपए एक्सीड हो गया तो फेस वैल्यू प्रैक्टिकली मैं वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा बिकॉज मैं रिलायंस के ऑडिट में बिजी हूं। मेरी वाइफ ने कंपनी ऑडिट स्टडी कर रखा है, उसने रिलायंस का 1.5 लाख रुपए का शेयर परचेज कर लिया, बोला जाओ कल से ऑडिट, तो डिस्क्वालीफाइड है बेटा। अब क्या करो? अब लॉ मेकर ने बोला तुम्हारे पास 60 डेज करेक्टिव एक्शन का टाइम है अपने वाइफ को मनाने का, पटाने का, करेक्टिव एक्शन उससे दिलवाने का। कितना? 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का टाइम है। प्रैक्टिकली बहुत ही रिडंडेंट है, एब्सलीट है। रिलेटिव मेरे बोलने पे क्यों कंट्रोल होगा यार? फिर 60 डेज करेक्टिव एक्शन का टाइम है, मैं रिलेटिव को बोलूं कि भैया तू क्या करे, अपना शेयर डिस्पोज ऑफ करे, तो प्रैक्टिकली रिडंडेंट है थोड़ा सा। तो ये वाला जो क्लॉज है 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज द इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव प्लस पार्टनर सिक्योरिटी इंडेप्थनेस गारंटी। इंडेप्थनेस के केस में यूनिफॉर्म है, इंडिविजुअल के लिए भी सेम है, रिलेटिव के लिए भी सेम है, पार्टनर के लिए भी सेम है, तीनों का एग्रीगेट देखेंगे। ग्रेटर देन 5 लाख रुपए का इंडेप्थनेस है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। गारंटी के केस में ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज का लिमिट है तो डिस्क्वालिफिकेशन है। सिक्योरिटी के केस में बोला इंडिविजुअल या पार्टनर के केस में तो एनी सिक्योरिटी अमाउंट टू डिस्क्वालिफिकेशन, बट रिलेटिव कैन होल्ड सिक्योरिटी अप टू ए फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज। फेस वैल्यू देखेंगे, मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे। 1 लाख रुपए का लिमिट इन द कंपनी के लिए है। अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा का होल्डिंग है तो 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का टाइम है। उसके बाद जो क्लॉज नंबर ई है, अब यहां पे क्या बोला है? पर्सन प्लस फर्म, इंडिविजुअल प्लस पार्टनर प्लस रिलेटिव, वो सिर्फ क्लॉज डी में ही था और कहीं नहीं है। अब बोला है कि अगर मेरा बिजनेस रिलेशनशिप है, अब बिजनेस रिलेशनशिप है, ग्रुप कंपनीज कौन सी कवर्ड है? यहां भी सीएचएस से कवर्ड है, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट प्लस सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, यहां भी सेम है, खाली यहां पे एक एडिशन है, सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट भी है। इसलिए पहले मैंने आपको क्लॉज डी कराया, सीएचएस से था प्लस एस ऑफ एच था, यहां सीएचएस से है प्लस एस ऑफ एच है प्लस एस ऑफ ए है। तो अगर पर्सन प्लस फर्म का बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सी में, या एसोसिएट में, या सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग में, या सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट में, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन है। तब भी क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है, बिकॉज वहां पे मेरा क्या हो रहा है सर? इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बिकॉज ऑलरेडी माय पार्टनर इज हैविंग ए बिजनेस रिलेशनशिप, माय फर्म इज हैविंग ए बिजनेस रिलेशनशिप, तो प्रैक्टिकली मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा जो बिजनेस रिलेशनशिप है वो इन्फ्लुएंस करेगा मेरे ऑडिट डिसीजंस को, इसलिए वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन रूल 10 के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कि वो बिजनेस रिलेशनशिप्स अगर सीए एक्ट परमिट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट परमिट करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट परमिट करता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो बिजनेस रिलेशनशिप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्म्स लेंथ बेसिस में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? ऑर्डिनरी कोर्स में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो फैसिलिटीज बाकी कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है वही कंपनी हमें भी प्रोवाइड करती है। जिस रेट में बाकी कस्टमर्स को बेचती है उसी रेट में हमें भी बेचती है। जितना क्रेडिट पीरियड बाकी कस्टमर्स को दिया जाता है उतना ही हमें दिया जाता है। कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं है, आर्म्स लेंथ बेसिस में सब कुछ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। लेकिन अदरवाइज इफ देयर इज अ बिजनेस रिलेशनशिप ऑफ मी और माय फर्म विद द कंपनी और होल्डिंग और सब्सिडी और एसोसिएट और द सब्सिडी ऑफ होल्डिंग और सब्सिडी ऑफ एसोसिएट, देयर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये क्या है? बिजनेस रिलेशनशिप है। तो कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज में 3 क्लॉजेस हैं, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ। क्लॉज डी स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल प्लस रिलेटिव प्लस पार्टनर। देयर आर 3 restrictions having security, indefinite guarantee, and group companies में सी एच एस ए प्लस एस ऑफ एच। फिर क्लॉज नंबर ई, पर्सन प्लस फर्म हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद सी एच एस ए, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट, एस ऑफ एच, एस ऑफ ए। और तीसरा है प्रोवाइड सेक्शन 144 सर्विसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यहां पे सिर्फ 3 ही है, कंपनी होल्डिंग सब्सिडी, राइट? और 144 सर्विसेज प्रोवाइड करा तो क्या सर? डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो एक बार आप फटाफट लैंग्वेज देख लीजिएगा। क्लॉज नंबर डी का, ये पर्सन हु और इज रिलेटिव और पार्टनर ही इज होल्डिंग एनी इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इन द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडी ऑफ होल्डिंग। प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, एंड अगर ये जो अमाउंट है 1 लाख को एक्सीड करता है तो 60 डेज का करेक्टिव एक्शन का टाइम दिया जाएगा। सारे रिलेटिव्स को इकट्ठा चेक करना है, और रिलेटिव्स आर टेकन टुगेदर, बट जो 1 लाख का लिमिट है वो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग है। या फिर इज इंडेप्टनेस टू द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडी ऑफ होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज। या फिर हैज गिवन ए गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी और सब्सिडी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडी ऑफ होल्डिंग फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। Clause E, a person or a firm whether directly or indirectly has business relationship with the company or subsidiary or holding or associate or subsidiary of holding or associate, and as per rule 10 business relationship shall be constituted as any transaction entered into for a commercial purpose except, तो यहाँ पे 2 exceptions दिए हैं, commercial transactions in the nature of professional services to be provided as per the CE Act and commercial transactions which are in ordinary course of business at arm's length basis by companies engaged in the business of telecommunication, airlines, hospitals and other similar business। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखना, जो क्लॉज नंबर जी हमने देखा था दैट इज 20 की सीलिंग से ज्यादा है तो डिस्क्वालीफाइड है, बट एक्सेप्शंस क्या क्या थे, और हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनीज को भी सीलिंग में काउंट नहीं करेंगे अगर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ तक ही है, राइट। बट यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन और है, हाउएवर सच एग्जम्पशन शैल नॉट बी अवेलेबल टू प्राइवेट कंपनीज इफ दे हैव डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है तो वो 20 की सीलिंग में काउंट नहीं होगा, बट उसी प्राइवेट कंपनी ने अगर डिफॉल्ट कर रखा है इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द आरओसी एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसको भी अपने को 20 के सीलिंग में काउंट करना पड़ेगा। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये सारा का सारा क्या हो गया सर, डिस्क्वालिफिकेशंस हो गया 141 सबसेक्शन 3 का, जो हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, यूनिवर्सल, इन द कंपनी, कंपनी प्लस ग्रुप कंपनीज। अब अगर इन डिस्क्वालिफिकेशंस के चक्कर में आप फंसते हो तो 141 सबसेक्शन 4 लगेगा, दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा। बट वैकेशन तो तभी आएगा अगर सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन है, आप ऑडिटर बन गए थे, बाद में आपका ऑफिस डिस्क्वालिफाइड हो गया, अगर आप एलिजिबल ही नहीं थे तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हुए। तो क्वेश्चन में इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर वो पूछ रहा है तो सिर्फ 141 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 1 या 2 का ही रेफरेंस आएगा, लेकिन अगर वो ये पूछ रहा है कि डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन के साथ साथ वैकेशन का भी रेफरेंस देना पड़ेगा। साथ ही साथ 139 सबसेक्शन 8 जो हमने डिस्कस किया था, 139 सबसेक्शन 8 के साथ भी 141 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस आ सकता है। क्लियर है? 139 सबसेक्शन 8 के साथ साथ सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा सेक्शन है सेक्शन 141 डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। यू हैव टू रिमेंबर वेरी नाइसली कब कब डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होगा, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज टू बी read with the company's audit and auditor rules and please practice the questions very carefully। आप एक बार इस पूरे के पूरे चार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। दिस चार्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर यू ऑल।